हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में आईएसएलएम मॉडल टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने अपने एकेडमिक्स में या अपने एंट्रेंस में या किसी भी एग्जाम में मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट करा है या पढ़ा है या पढ़ रहे हो, तो आपने जरूर इस टॉपिक को देखा होगा। यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, साथ ही नॉलेज पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये जरूरी होता है कि हमें अपने इकोनॉमिक्स के उन टॉपिक्स की जो है नॉलेज होनी चाहिए जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े बदलाव आए। आईएसएलएम मॉडल, आईएसएलएम थ्योरी भी उनमें से एक टॉपिक है जिसकी वजह से हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, आईएसएलएम मॉडल जो है वो बेसिकली नियो केनेडियन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। नियो केनेडियन मॉडल, बेसिकली ये जो नियो केनेडियन मॉडल है ये एक्सटेंशन है केन्स थ्योरी का। ठीक है, ये एक्सटेंशन है केन्स थ्योरी का। और अगर आपको समझना है कि केन्स थ्योरी क्या होती है तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि जनरली केन्स थ्योरी थी क्या। देखिए, हमारे वर्ल्ड में दो ही तरह की थ्योरीज को बहुत ऊपर लेवल पे माना जाता है, क्लासिकल थ्योरी और केन्स थ्योरी। और ये जो केन्स की थ्योरी है ये आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन आई थी। ग्रेट डिप्रेशन जो कि 1929 टू 1933 तक चला, यानी 1929 से लेकर 1933 तक चला, जिसके अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड की जो बैंकिंग सेक्टर है वो तहस नहस हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको सारी ग्रेट डिप्रेशन की बातें बताएंगे। तो जनरली 1929 से लेकर 1933 तक हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसको महामंदी भी कहते हैं। इसके अंदर वर्ल्ड सबसे बड़ा बैंक बेसिकली करप्ट हो गया था, बैंक करप्ट। ठीक है, और काफी सारी प्रॉब्लम इसमें आई थी जिसका प्रभाव विश्व के सारे जो है देशों पर पड़ा था। ठीक है, तो आफ्टर दैट एक इकोनॉमिक्स आए जिनका नाम था केन्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी, समझना कि केन्स एक्सटेंशन है केन्स का। बहुत शॉर्ट में आपको मैं समझा रहा हूँ। केन्स ने एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। देखिए, इन्होंने अपनी बुक में एक तो ग्रेट डिप्रेशन के रीजन समझाए थे कि भाई ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है, क्यों ये आया था और क्या क्या वजह थी, सरकार का क्या रोल था, सेंट्रल बैंक यानी जो हमारा इंडिया में जैसे आरबीआई है, ऐसी जो है यूएस का फेडरल था, ठीक है, फेड था, उसका क्या रोल था, मनी सप्लाई कैसी रहनी चाहिए थी, मतलब जितने भी तरह के हो सकते हैं इन्होंने रीजन बताए थे ग्रेट डिप्रेशन के। साथ ही इन्होंने जो है इकोनॉमी में सबसे बड़ा एक थ्योरी दिया था जिसका नाम था कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो इन्होंने डिस्कस करी थी, मेनली हम इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम आईएसएलएम मॉडल पर आ रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीजें दी थी, लेकिन ये वो दौर था। और जैसे कि आपको पता है, ये जो केन्स है इन्होंने जो बुक लिखी थी वो 1936, 1936, 1936। लेकिन ये वो दौर था, साथ ही साथ जो लोग केन्स को सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग केन्स की वाहवाही कर रहे थे, उनमें काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो केन्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्रिटिसाइज करने में सबसे बड़ा जो रोल था वो मिल्टन फ्रीडमैन का था। शायद काफी सारे लोगों ने इनका नाम पहले से सुना हुआ हो, मिल्टन फ्रीडमैन। उन्होंने इनको क्रिटिसाइज काफी बड़े लेवल पे किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, देखो, जो केन्स की बातें सही नहीं थी, मान लीजिए केन्स, मैं आपको समझाऊंगा कि कहां कहां केन्स की गलती थी और क्यों आईएसएलएम मॉडल की री इन्वेंट होने की जरूरत पड़ी। क्योंकि आईएसएलएम मॉडल टेक्निकली पहले से आ चुका था। आईएसएलएम मॉडल जनरली आपका केन्स की थ्योरी बोली जाती है। ठीक है, लेकिन क्यों आईएसएलएम मॉडल को री इन्वेंट किया गया और री इन्वेंट करने के बाद में इसे नियो केनेडियन थ्योरी के नाम से जाना गया। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो केन्स को सपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे केन्स की सारी बातें सही हैं। चार इकोनॉमिस्ट हैं, मैं उनका नाम बता देता हूं। एक थे हिक्स, एक थे हेंसन, एक थे लर्नर और एक है जॉनसन। इनमें से हिक्स हेंसन का बहुत ही बड़ा योगदान है केन्स को सपोर्ट करने का। ठीक है, वैसे तो चार इकोनॉमिक्स बहुत फेमस थे, लेकिन हिक्स और हेंसन इन्होंने मिलके एक बेसिकली एक आर्टिकल लिखा था, जिसका आर्टिकल का नाम था
आर्टिकल का नाम था मिस्टर केन्स एंड क्लासिक्स। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था मिस्टर केन्स एंड क्लासिक्स। इसी आर्टिकल में इन्होंने आईएसएलएम मॉडल को थोड़ा सा अच्छा समझाने की कोशिश करी थी। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आईएसएलएम मॉडल जो हिग्स हेंसन का माना गया, और साथ साथ एक बात और, जो हिग्स हेंसन ने आर्टिकल लिखा था वो 1937 हिग्स हेंसन की आईएसएलएम थ्योरी को 1937 में इन्वेंट किया गया था। ये वो ईयर है जिसमें आईएसएलएम मॉडल का इन्वेंशन हुआ था, और उस टाइमिंग में ये काफी बड़ा फेमस हुआ क्योंकि इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफी बड़े बदलाव किए थे, एक तरीके से रेवोल्यूशन लिख रहे थे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं केन्स की थ्योरी का आईएसएलएम मॉडल। ठीक है, पहले केन्स का आईएसएलएम, मैं एक बार इसको बोर्ड को रफ कर देता हूं, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नोट करनी तो आप प्लीज छाप लीजिए, वीडियो को पॉज करके इन्फॉर्मेशन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आईएसएलएम मॉडल को नियो केनेडियन थ्योरी बोला जाता है, जो कि हिग्स हेंसन द्वारा बेसिकली इन्वेंट किया गया था, 1937 में इंट्रोड्यूस किया था। और दो इकोनॉमिक्स और थे, हिग्स हेंसन लर्नर और जॉनसन। जनरली नियो केनेडियन थ्योरी को या आईएसएलएम मॉडल को केन्स का एक्सटेंशन माना जाता है, और केन्स की थ्योरी 1936 में फेमस हुई थी, जिसका नाम तो उन्होंने बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने काफी सारी बुक्स और भी लिखी थी, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि केन्स की आईएसएलएम थ्योरी क्या थी, या केन्स का कंसेप्ट क्या था। देखिए, केन्स ये मानते थे हमारी इकोनॉमी में, केन्स ये मानते थे हमारी इकोनॉमी में कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है तो हमें अपनी इकोनॉमी में नेशनल इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, इसको हैंडल करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, कंट्रोल करना है, बैलेंस पर लेकर आना है, तो हमें अपनी कंट्री को नेशनल इनकम और इंटरेस्ट रेट को सपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उनका मानना ये था कि जो नेशनल इनकम बेसिकली डिटरमाइंड होती है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड एंड आउटपुट के बेसिस पे होती है। व्हाट यू बेसिकली डिमांड एंड व्हाट्स योर कंट्री सप्लाई। ठीक है, उनका मानना यह था कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो काफी बड़ा, जिससे आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जानते हैं, वो काफी बड़ा रोल प्ले करेगी इकोनॉमी में नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए, काफी बड़ा रोल प्ले करेगी नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए। अब देखिए, आपने जनरली पहले से थोड़ी पढ़ी हुई होगी कि जो एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाएगा इसको, कुछ जगहों पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके बराबर होता है? ये होता है कंजम्पशन, ये होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम लोग यहाँ पे अभी टू सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल, कौन सा सेक्टर मॉडल? टू सेक्टर मॉडल, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो उनका मानना यह था कि जो हमारा एडी होगा वो सी प्लस आई के बराबर होगा, और यहां से हम लोग अपना एडी इक्वल टू वाई निकाल के इनकम को डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, इनकम को हम यहां से बेसिकली सॉल्व कर लेंगे एडी इक्वल टू वाई करके। अभी इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, इनकम डिटरमाइन कर लेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में अगर आपको नेशनल इनकम बेसिकली सॉर्ट आउट करनी है, सॉल्व करनी है, तो वो बेसिकली गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम के बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हो। गुड्स मार्केट का मतलब हो जाता है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और कितनी चीजें मतलब सप्लाई हो रही है, कितनी चीजों की डिमांड है और कितनी चीजों की सप्लाई है। ठीक है, उसे हम कहते हैं गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। यानी गुड्स मार्केट सेपरेट लेवल पे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करेगा। नेशनल इनकम जो डिटरमाइन होगी उसका एकमात्र जो स्रोत होगा, एकमात्र जो सोर्स होगा, वो ओनली होगा गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आती है? ये केन्स की थ्योरी थी। किसकी थ्योरी थी? केन्स की थ्योरी। किसकी थ्योरी थी? केन्स की थ्योरी। साथ ही इन्होंने बताया था कि जो इंटरेस्ट रेट है ये बेसिकली जो डिटरमाइंड होगा, ये डिटरमाइंड होगा मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से। किससे डिटरमाइंड होगा? मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से। अब देखिए, मनी डिमांड क्या होता है? कैश इन हैंड। मनी सप्लाई क्या होता है? जो मार्केट में मनी सप्लाई करता है, दैट इज सेंट्रल बैंक। इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम होगा उसके बेसिस पे आप लोग इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करोगे। उनका मानना यह था केन्स का कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग चीज है, और जो हमारा नेशनल इनकम है वो अलग चीज है, ये कभी भी साथ में सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। ये केन्स की थ्योरी थी। ठीक है,
और मजे की बात, केन्स की थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट थी, जनरली सुनना, केन्स की थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट थी वो ऑटोनोमस थी। केन्स की थ्योरी में जो इन्वेस्टमेंट थी वो ऑटोनोमस थी। ऑटोनोमस का मतलब ये हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट रेट से कोई लेना देना नहीं होगा। जो लोगों ने क्रिटिसाइज करा, यही वो बात थी जो बाकी इकोनॉमिक्स ने पकड़ ली और इस बेसिस पे क्रिटिसाइज करा। और यही वो बात थी जो हिग्स और हेंसन ने देखी और उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया, थोड़ा सा इंप्रूव करा और फिर आईएसएलएम मॉडल को दोबारा से रीइन्वेंट करा। ध्यान रखना, आईएसएलएम मॉडल में जो हमारा आईएस होता है उसे गुड्स मार्केट बोला जाता है, जो एलएम होता है उसे मनी मार्केट बोला जाता है। अभी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई मेरी कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया। तो नेशनल इनकम बेसिकली गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम से सॉर्ट आउट होगी और इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पे मनी मार्केट से सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, मनी मार्केट। क्लियर है मेरी ये बात आप लोगों को? मजे की बात क्या है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस है, इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस है। तो इन्वेस्टमेंट का इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमी में जो आउटपुट है, जो इनकम है, वो इन्वेस्टमेंट से ऑटोनोमसली या एक्सोजीनियस लेवल पे रिलेट कर रहा है। अदरवाइज वो इन्वेस्टमेंट के वेरी होने से इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम के वेरी होने से इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ा लूपहोल था केन्स की थ्योरी में, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमारी इकोनॉमी के हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे इनकम पे कुछ इंपैक्ट ना पड़े। हिग्स हेंसन ने इसी चीज को पकड़ा। हिग्स हेंसन के हिसाब से, इनके इनके हिसाब से अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट चेंज होगा, यानी y इज इक्वल टू सी प्लस आई चेंज होगा, तो उससे हमारा मनी मार्केट का ट्रांसैक्शनल डिमांड चेंज होगा। ट्रांसैक्शनल डिमांड मतलब कहते हैं मनी डिमांड का फंक्शन। तो हमारा ट्रांसैक्शनल डिमांड चेंज होगा, जिसकी वजह से हमारा मनी डिमांड अफेक्ट करेगा, और मनी डिमांड अफेक्ट करने की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन जो हो रहा है उस वो थोड़ा वेरी करेगा। यानी हमारा आउटपुट की वजह से इंटरेस्ट रेट वेरी करा, और फिर इंटरेस्ट रेट के वेरी करने से इन्वेस्टमेंट वेरी करी, और इन्वेस्टमेंट की वेरी करने से हमारा आउटपुट फर्दर वेरी करा। इसका मतलब ये कि हिग्स हेंसन ने समझा दिया कि आउटपुट कैसे रिलेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट से, और इंटरेस्ट रेट रिलेट कर रही है हमारे इन्वेस्टमेंट से, और इन्वेस्टमेंट फर्दर रिलेट कर रहा है हमारे आउटपुट से। ये बात आपको भी सुनने में थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन अभी मैं बोर्ड पे थोड़ा सा आसान भाषा में समझाऊंगा, आप देखिए आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं बोर्ड को रफ कर देता हूं। आपको कोई चीज अगर नोट करनी तो वीडियो को पॉज करके आप चीजों को नोट कर सकते हो। तो देखिए, हमारा जनरली जो आउटपुट होता है एट इक्विलिब्रियम लेवल पे, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल पे जो आउटपुट होता है वो होता है एडी इक्वल टू सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। यदि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, अगर किसी भी तरीके से हमारा इनकम में बदलाव आता है या इनकम बढ़ती है, तो जनरली ध्यान रखना हमारा ट्रांसैक्शनल डिमांड चेंज होगा। अब ट्रांसैक्शनल डिमांड क्या होता है, अभी जब हम लोग थोड़ी फर्दर स्टडीज करेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसैक्शन डिमांड एक्चुअली होता क्या है। ट्रांसैक्शनल डिमांड ये बताता है कि हमें को पैसा कितना चाहिए। मान लो मेरी कोई ट्रांसैक्शन है तो मेरे को पैसा चाहिए, मैं पैसे की डिमांड कर रहा हूं, और पैसे की पूर्ति कौन करेगा? सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगर मेरी इनकम वेरी कर रही है तो मेरी ट्रांसैक्शन डिमांड भी बेसिकली वेरी करेगी। इनकम बढ़ेगी तो ट्रांसैक्शन डिमांड भी बढ़ेगा। जिसके विपरीत, जिसके कोरस्पॉन्डिंगली आप ध्यान रखना इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट, अगर ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ती है, ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट को भी यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी हमारा यहाँ पे बेसिकली चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट बेसिकली बढ़ेगा अगर ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाएगी। समझना ध्यान से, इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाएगी तो आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सी प्लस आई यानी एडी का फंक्शन है, जिससे ये कम होगी और ऑटोमेटिकली आपका एग्रीगेट डिमांड कम होगा और ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट कम होने लग जाएगा। तो अभी आपने बोला था कि आउटपुट बढ़ेगा, तो आउटपुट बढ़ने की वजह से ट्रांसैक्शन डिमांड बढ़ा, ट्रांसैक्शन डिमांड की वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंगली इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो गया, क्योंकि अगर किसी चीज का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो उससे मिलने वाली डिमांड कम होने लग जाएगी। और इन्वेस्टमेंट जब कम हुई, इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हुआ, तो हमारा सी प्लस आई में आई कम हुआ, जिसकी वजह से एडी कम हुआ, और एडी की वजह से हमारा वाई कम हो गया। ये चीज समझाई थी हिग्स ने। हिग्स ने बताया था कि जो हमारा आउटपुट है
वो फिर से आ जाएगा और आउटपुट का इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप डेफिनेटली होगा। इस चीज को हिग्स ने हमें यहाँ पे समझाया और इसी चीज को हम बोलते हैं नेओ केनेजियन थ्योरी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट में कुछ बदलाव करना है तो हमें साथ साथ इंटरेस्ट रेट में भी बदलाव करना पड़ेगा, तभी हमारा चीज सही चल पाएगी। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि हम अपना आउटपुट या इनकम भी कह सकते हैं हम इसे, एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, आउटपुट एंड इंटरेस्ट रेट वो हमारा साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा। और इस साइमल्टेनियस इंटरेस्ट रेट और इनकम को सॉल्व करने के लिए हम जिस थ्योरी का यूज करेंगे उसे बोला जाता है आईएसएलएम थ्योरी। क्या बोला जाता है इसे? आईएसएलएम थ्योरी। यानी अब हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे और हम यूज करेंगे आईएसएलएम थ्योरी का। किसका यूज करेंगे हम लोग? आईएसएलएम थ्योरी का। तो गाइस ध्यान रखना, अब आईएसएलएम थ्योरी जिसकी मैंने शुरुआत की थी, असल में उसकी शुरुआत अब होगी, ठीक है। तो दिस इज माई पार्ट 1, ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें मैंने आपको आईएसएलएम थ्योरी की शुरुआत क्यों हुई, क्या रीजन थे, यानी अब आपको समझ में आ गया अच्छा यहाँ से बात करनी है। अब हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। पार्ट ए मैंने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे शॉर्ट में रखा है। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलेंगे, पार्ट बी, जिसके अंदर हम लोग आईएसएलएम में गुड्स मार्केट को पढ़ेंगे, यानी आईएस थ्योरी को पढ़ेंगे। फिर अगले पार्ट में हम लोग एलएम को पढ़ेंगे, फिर आगे चलकर उनका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप पसंद करिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर गाइस कुछ भी आपको कमी लगे या कुछ भी बात आपको डाउट करे कोई भी चीज, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई में जी जान लगाते रहिए। शुक्रिया।